सबसे मुझे लग रहा था कि गाड़ी जो है इतनी लाइट, मुझे लगता नहीं था कि गाड़ी इतनी लाइट फील होगी। और मैं इस वजह गाड़ी अपने ओरिजिनल इंजन पे कोई 3.5 लाख रुपए किलोमीटर के करीब चल चुकी है, मुझे बता रहे थे। और इस गाड़ी के सिर्फ 3 पीस टचअप है। आपने इंडस भी रखी है करोला, तो इंडस के और इसके पार्ट्स के अंदर क्या कितना फ़र्क है? बेचने का इस गाड़ी को इरादा आपका है? क्योंकि अभी आई एम श्योर व्यूअर्स जो है ना, ये बड़ा सवाल है कि यार साफ़ सुथरी डॉल्फिन है, बेचने का क्या सीन है, कितने? आज हमारे पास जो गाड़ी मौजूद है, इसका एक ज़माने से आप लोग रिव्यू चाह रहे थे और आप में से बहुत सारे लोग बोलते थे और समहाउ ये हो नहीं पा रहा था। पिछली जो हमने Q&A की वीडियो की थी, उसके अंदर भी किसी ने बोला कि जी अभी तक आपने डॉल्फिन सिविक का रिव्यू नहीं किया। मैंने कहा जी गाड़ी अरेंज नहीं हो रही। और फिर मुझे मैसेज आया हमारे एक सब्सक्राइबर अब्दुल रहमान का, जिनका आज मैं शुक्रिया अदा करूँगा। वो इस गाड़ी के ओनर हैं और उन्होंने कहा जी अगर आपको गाड़ी नहीं मिल रही, मेरे पास गाड़ी मौजूद है। और एक काफ़ी क्लीन एग्जाम्पल मौजूद है इस सिविक EG का, जिसको डॉल्फिन सिविक भी कहा जाता है। 5th जनरेशन की सिविक है, जो कि 1992 से लेके 1996 तक पाकिस्तान के अंदर आई थी। क्योंकि 95 के एंड में ख़त्म हो गई थी, 96 में इसकी अगली जनरेशन आ गई थी। पाकिस्तान के अंदर ये पहली जनरेशन है जो असेंबली इसकी शुरू हुई थी 1994 में, तो और 2 साल ये गाड़ी पाकिस्तान में बिकी थी। तो आज हम देखते हैं कि सिविक EG में आपके पास क्या अवेलेबल है। इस गाड़ी के अंदर हमारे पास 4 सिलेंडर का कार्बोरेटर वाला 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है। और जिस ज़माने में गाड़ी आती थी उसमें से यही एक इंजन आता था। इस इंजन के साथ इस गाड़ी के अंदर जो ट्रांसमिशन आती थी वो एक 5 स्पीड की मैनुअल आती थी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उस वक्त पाकिस्तान में आना नहीं शुरू हुई थी इस गाड़ी के अंदर। जो जापानीज़ इसका वेरिएंट आता था उसमें आपके पास 1600 सीसी भी गाड़ी आती थी। वेरिएंट्स पे अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, तो इस गाड़ी के अंदर जो सबसे सादा वेरिएंट आता था वो आता हुआ था EL, जो कि काले बम्परों के साथ बिल्कुल एक सादी गाड़ी होती थी। फिर आती थी SX, जिसके अंदर आपके पास मैचिंग बम्पर्स, मेटेलिक कलर्स, AC और इस तरह की चीज़ें आती थी, लेकिन पावर विंडोज़ वगैरह उसमें भी नहीं आते। फिर EX, जो कि ये गाड़ी है, ये EX वेरिएंट है, जो कि उस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता था। और एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इस गाड़ी के अंदर एक इन्होंने SE वेरिएंट भी दिया था, जो कि टूवर्ड्स द एंड था। SE वेरिएंट वो था जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली गोल्डन एम्बलम, स्पॉयलर, अलॉय रिम्स, इस तरह की कुछ फ्रिल्स ऐड कर दी थी। तो हमारे पास EX है, जो कि सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा उस ज़माने का एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के हिसाब से गिना जाता था। फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी की सीरीज़ के बाद ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्ट व्हीकल के तौर पे यहाँ जो रेसिंग कम्युनिटी है उनके अंदर बड़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी है, जिसकी वजह ये से इस वक्त पाकिस्तान में 90% गाड़ियाँ जो हैं वो राइस्ड अप हो चुकी हैं। ये गाड़ी काफ़ी साफ़ सुथरी है और अगर आप इसके फ्रंट पे देखते हैं तो आपको जो एक सबसे इसके डिस्टिंक्टिव चीज़ दिखती है, एक होंडा का एम्बलम तो है, लेकिन कोई रेडिएटर ग्रिल आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। नीचे उन्होंने रेडिएटर को हवा देने के लिए बम्पर के थ्रू उसको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऐसे बोनेट के ऊपर जो रेडिएटर ग्रिल जो लाइटों के दरमियान में हर गाड़ी में होती है, इस गाड़ी के अंदर आपको वो नहीं मिलती है। आपकी हेडलाइट, इंडिकेटर लाइट साथ में आ जाती है, हेडलाइट के अंदर ही पार्किंग लाइट्स आ जाती हैं। बम्पर के जो नीचे का लिप है वो ब्लैक कलर में है। और अगर इस गाड़ी की आप हाइट देखते हैं तो काफ़ी एक नीची हाइट की गाड़ी है। उस ज़माने के हिसाब से गाड़ियाँ इसी तरह होती थी। अब वो गाड़ियाँ चूँकि ऊंची होती जा रही हैं तो आपको उस हिसाब से आज देखने में गाड़ी काफ़ी एक लो गाड़ी फील होगी, बट उस ज़माने की गाड़ी और ख़ूबसूरती यही है इस गाड़ी की। साइड पे आप आ जाते हैं तो इसके अंदर अलॉय रिम्स आफ्टर मार्केट 14 इंच के दले में। ओरिजिनली इस गाड़ी में 13 इंच के व्हील कैप्स आया करते थे और आपके पास एक काली एक मोल्डिंग आ रही है और नीचे बम्पर का लिप, जो गाड़ी का जो लोअर मोल्डिंग है वो भी पूरी ब्लैक कलर में काफ़ी खूबसूरत देखने में लगती है। इंडिकेटर लाइट आपकी ऑरेंज कलर में है। फेंडर के ऊपर ब्लैक मिरर्स हैं आपके, ये रिट्रैक्ट नहीं होते हैं। पावर्ड मिरर हैं लेकिन ये रिट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर आप गाड़ी की साइड लाइन्स को देखें तो बहुत ही एक स्मूथ साइड लाइन देती है और एक वाज़े जो कट है वो सिर्फ यहाँ पे आपको मिलता है, जो इसका एरोडायनामिकली आपको एक ही कट मिलता है इस तरह से। पीछे अगर आप आते हैं तो आपके पिछले शीशे के अंदर क्वार्टर ग्लास भी इस गाड़ी में नहीं आता, आपका इस तरह से आता है। और जो इसके डोर हैंडल हैं, अगर मैं आपको वो दिखाऊँ तो ये आपके बड़े इस तरह से एक डिफरेंट किस्म के डोर हैंडल हैं जो इस तरह खुलते हैं। ये भी सिविक के अंदर में इसी जनरेशन के अंदर इस तरह के डोर हैंडल आए थे। इससे पहले और इससे बाद ये वाले डोर हैंडल भी नहीं आए थे। रेडिएटर ग्रिल भी इसी वेरिएंट के अंदर नहीं आई थी। इससे हम गाड़ी अगर पीछे आ जाते हैं तो आपके पास कोई एम्बलम्स की भरमार नहीं है। होंडा का एम्बलम आ जाता है, सिविक EX का स्टिकर आ जाता है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। आपकी जो लाइट है उसका एक हिस्सा आपका जो है यहाँ पे आता है पिछले फेंडर के अंदर, और एक हिस्सा आपका जो है डिक्की के अंदर आता है, जिसमें रिवर्स लाइट है, इंडिकेटर लाइट और दोनों ब्रेक लाइट्स। डिक्की आप खोलने के लिए यहाँ पे आपका चाबी की जगह दी हुई है
और बीच में एक काले रंग की गार्निश है जिसमें आपकी नंबर प्लेट लग जाती है। अब अगर मैं आपको इसकी डिक्की खोल के दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस डिक्की के अंदर यहाँ पे आपको शॉक्स दिए हुए हैं टू सपोर्ट द वेट ऑफ द डिक्की, और आपको ये अगर अपने हाथ से ना उठानी पड़े, ज़्यादा जान ना लगानी पड़े, तो अगर आप यहाँ पे देखें पूरा एक मैकेनिज़्म है उसके शॉक्स के साथ साथ ये भी पूरा दिया हुआ, एक काफ़ी अटेंशन और डिटेल वाला थॉट के साथ ये चीज़ जैसे की गई है। डिक्की का अगर आप साइज़ देखें काफ़ी सारा सामान पड़ा है, मैं आपको खाली अगर इसका साइज़ दिखा देता हूँ, एक काफ़ी मुनासिब साइज़ की ये डिक्की इस गाड़ी के अंदर आपके पास आ जाती है। जब ये गाड़ी आ रही थी और उस ज़माने में भी अगर इस गाड़ी के अंदर आपको बैठना और निकलने का एक होता था, बड़ा एक नीची गाड़ी फील होती थी कि अरे बड़ी एक नीची गाड़ी है, तो वो आज भी एक बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है कि आप जब गाड़ी में बैठते हो तो बड़ा एक नीचे करके आप आगे इस पोजीशन पे बैठते हैं। दरवाजे के अंदर आपके पास पावर विंडो के बटन्स आ जाते हैं, और जो आपका दरवाजे में एक फैब्रिक है जो कि आपकी सीटों से मैच करता हुआ फैब्रिक है, बाकी आपका जो है प्लास्टिक है, थोड़ा सा सॉफ्ट कुशनिंग के साथ है प्लास्टिक। और यहाँ पे आपके पास डोर पॉकेट आ जाती है, दरवाजे में एक स्पीकर आ जाता है। अगर आप डोर लॉक्स देखते हो तो 80s और 90s की होंडास में इसी तरह के डोर लॉक्स आया करते थे। यहाँ पे ये आपके पास जो है इसका पावर्ड मिरर कंट्रोलर है, जिससे आप मिरर सेलेक्ट करते हैं इस तरह, और यहाँ पे आपका मिरर की आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फिर आपका स्टीयरिंग है जो कि एक 3 स्पोक स्टीयरिंग है, कोई एयरबैग कुछ नहीं। यहाँ पे आपका जो है पूरा बीच में हॉर्न पैड है, और ये जगह उन्होंने ऐसे बनाई कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप इसको हॉर्न बजाने के लिए यहाँ से प्रेस कर दें। आपका जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है वो भी एक बड़ा खूबसूरत सा ओल्ड स्कूल सा डिज़ाइन है। बीच में अगर आप मीटर देखते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगा जो इसकी अगली जनरेशन्स आती थी, जो कि इससे अगली जनरेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर डिज़ाइन का मीटर है इस गाड़ी में। अलबत्ता यहाँ पे आपके पास जो आपके दोनों एसी के वेंट्स आ जाते हैं, ये आपके पास घड़ी आ जाती है, यहाँ पे इस तरफ आपका घड़ी आ जाती है, और उसके नीचे हैज़र्ड्स का स्विच आ जाता है। एसी के कंट्रोल्स आ गए, रेयर डिफॉगर यहाँ पे आ गया आपके पास। पीछे अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपका एक सिंगल डिन म्यूज़िक सिस्टम आ गया। नीचे यहाँ पे आपके पास एक कॉइन की जगह होती थी कि आप कोई कॉइन्स वगैरह कोई चेंज रखना चाहें, जिसमें इस वक्त इतना सामान पड़ा हुआ है। और ये आपका एक एशट्रे विद द लाइटर, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, हैंड ब्रेक। और अगर आप डैशबोर्ड का एक डिज़ाइन देखते हैं तो बड़ा आजकल इस तरह से गाड़ियाँ नहीं बनाते इतने थॉट के साथ, और ये डिज़ाइन में ग्लास कंपार्टमेंट आ गया। ऊपर सनवाइजर्स में आपके पास कोई मिरर नहीं है, बीच में आपका एक अदद मिरर ज़रूर है जिसमें हमें शालिम देखना, शालिम हाथ लें। गाड़ी में पीछे की सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक अदद आर्मरेस्ट दिया हुआ है इस गाड़ी में, जो कि इस तरह खुल के आपके पास आ जाता है। अगर मैं आर्मरेस्ट ऊपर कर देता हूँ तो 2 बड़े और 1 बच्चा बड़े आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। हेड स्पेस गाड़ी के अंदर काफ़ी मुनासिब है। लेग स्पेस मुझे जो है जगह तो यहाँ पे मेरा अगली सीट पूरी पीछे और मेरे पैर नहीं टकरा रहे हैं अगली सीट से, लेकिन जिस तरह मैं ऐसे सीधा होकर बैठा हुआ हूँ मुझे ऐसी फीलिंग है कि अगर मैं इसको कहीं लॉन्ग जर्नी में इस तरह पीछे बैठा हुआ हूँगा तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी कंफर्टेबल राइड फॉर अ लॉन्ग जर्नी। नॉर्मल कम्यूट के अंदर आई हैव डिसेंट स्पेस ओवर हियर। सो अब हम ये डॉल्फिन सिविक चला रहे हैं। अब्दुर्रहमान मेरे साथ हैं जिनकी गाड़ी है, मैंने कहा इनसे भी साथ में गप मारते हैं। सो मैं जो गाड़ी अभी चलानी शुरू की है, मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रही है चलाने में। मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ये गाड़ी इतनी लाइट फील होगी ड्राइव के अंदर, क्योंकि मैं जब देख रहा था गाड़ी को खड़े हुए तो उसके अंदर टायर भी थोड़े से भारी से डले हुए हैं। उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये गाड़ी जो है इतनी लाइट, मुझे लगता नहीं था कि गाड़ी इतनी लाइट फील होगी। और मैं थोड़े दिन बाद मैनुअल चला रहा हूँ तो आई एम सॉरी, मैं वो गियर के ऊपर मेरा जो है बार बार मस्ती हो रही है। ओके, सो मैं शिफ्टिंग इसकी जल्दी कर रहा हूँ। तो अब्दुर्रहमान ये बताएं, आपने मुझे बताया था आपकी गाड़ी 20 साल से है तकरीबन, माशाल्लाह ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स, 16-17 साल से है। और उस वक्त जब आपने गाड़ी ली थी उस वक्त इस गाड़ी का क्या मार्केट चाहिए थी? अब तो ये तकरीबन हमें 8-1 लाख रुपए के आसपास, 7-8 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ियाँ भी चलती हैं। उस वक्त क्या इस गाड़ी की मार्केट होती है जो आपने गाड़ी? उस टाइम जब हमने गाड़ी परचेज की थी तो उस टाइम इसकी रफली वैल्यू अबाउट, एक अच्छी गाड़ी आपको 3-3.5 लाख रुपए में 16-17 साल पहले मिल जाती थी। बट आई पेड, माई फादर पेड राउंड अबाउट 490। जी ठीक है, 490। और वो उसकी वजह ये है कि क्या उसे कहते हैं गाड़ी की कंडीशन कैसे? एग्जैक्टली, द प्रीमियम वाज पेड ड्यू टू द, इस वजह से गाड़ी अपने ओरिजिनल इंजन पे कोई 3.5-1 लाख रुपए किलोमीटर के करीब चल चुकी है, मुझे बता रहे थे। और इस गाड़ी के सिर्फ 3 पीस टचअप है। तो गाड़ी माशाल्लाह से वो एक संभली हुई गाड़ी अपना आप बताती है। और आपने जो 4,90,000 रुपये की 20 साल पहले ली थी ये गाड़ी, कोई ये
कितने 30 साल 31 साल पुरानी गाड़ी, 95 है ये, ऑलमोस्ट यस 95, सो ऑलमोस्ट 29 ईयर पुरानी गाड़ी। और मुझे याद है लाइक जब ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हुई थी, हमारे एक जानने वाले उनके पास ये गाड़ी थी, और वो जब डिसकंटिन्यू हुई ना तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ था कि गाड़ी की शेप चेंज हुई हो, वरना तो हमारे पास वही मेहरान चल रही थी, वही ऑल्टो चल रही थी, वही मरगला चल रही थी और वही करोला चल रही थी। तो पहली दफ़ा 96 में हुआ था किसी गाड़ी की शेप चेंज हुई थी। हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने गाड़ी ली थी। ये गाड़ी उस वक़्त क्या उसे कहते हैं, जब शेप चेंज होने से थोड़े दिन पहले, वो सिल्वर कलर की गाड़ी होती थी। अब मैं 7-1 लाख रुपए की इस गाड़ी का उस वक्त इनवॉइस वैल्यू थी। और मुझे याद है उनकी गाड़ी कोई 700-800 किलोमीटर चली हुई थी, और उन्होंने मेरे वाले साहब को बोला था, यार अगर आपको ये गाड़ी चाहिए है ना तो आप मुझसे 5 लाख रुपए में ले लें। मैं तो इतना दिल बर्दाश्त हो गया, मुझे नहीं वाली अब लेनी है गाड़ी। तो उस वक्त बड़े सारे लोग थे जो इस तरह दिल बर्दाश्त हो गए थे, कह रही है क्या हुआ, हमारे पाकिस्तान में भी गाड़ियों के मॉडल चेंज हो जाया करते हैं। तो दैट वाज समथिंग, लोग उस टाइम वो इतना जैसे आजकल होता है हर 3 साल बाद फेसलिफ्ट और ये वो, इस तरह का उस वक्त इतना था नहीं, उस वक्त नहीं होता था, जिसकी वजह से वो बड़े हो गए थे कि यार ये क्या हुआ इस गाड़ी के अंदर। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स, अभी भी मिल जाते हैं और आराम से मिलते हैं सारे? यस, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, रेडिली अवेलेबल हैं, बट पिछले 1-2 साल के अंदर जैसे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है तो इसके थोड़े से महंगे ज़रूर हुए हैं पार्ट्स, बट स्टिल उस हिसाब से महंगी नहीं हुई। जैसे हम अगर नई गाड़ियों की देखते हैं, फॉर एग्जांपल किया स्पोर्टेज है तो 2-2.5 लाख रुपए की इसकी हेडलाइट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल हाँ महंगाई ज़रूर हुई है इनकी पार्ट्स के अंदर। अवेलेबिलिटी पूरी है बट थोड़ी सी जो है, बट स्टिल मैनेजेबल। आपने इंडस भी रखी है करोला, यस, तो इंडस के और इसके पार्ट्स के अंदर क्या कितना फ़र्क है? राइट नाउ अगर हम देखें तो शायद बहुत ही नेग्लिजिबल सा फ़र्क होगा आजकल के दिन टाइम में, लेकिन उस टाइम था, एट दैट टाइम देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ पार्ट्स। सही है, उस वक्त इसके महंगे होते थे और इंडस के बिल्कुल बिल्कुल ऐसे था। सही है। और ये आपको एवरेज आपने बताया था कोई 9.5 के आसपास दे रही है, 9-9.5 के आसपास। हाँ, अब हमें दे रही है मुझे तकरीबन 9.5-10 के करीब, 9 to 10 रफली। बट जब हमने ली थी, जब इतनी हाई माइलेज नहीं हुई थी उस टाइम, इसकी एवरेज अराउंड अबाउट 11-12 किलोमीटर पर लीटर। अच्छा, इजीली एसी के साथ हमें देती थी, क्योंकि मेरी मैनुअल है और आप चलाते हो आराम से वो गाड़ी, तो चलाने में बिल्कुल लाइट फुट के साथ अगर हम इसको पुश माशाल्लाह करते की गाड़ी बहुत माशाल्लाह साफ़ सुथरी गाड़ी है। और भी अगर मैं इसकी विजिबिलिटी की बात करता हूँ तो वो लो हाइट की गाड़ी है, और चूँकि पुरानी उसकी गाड़ी जब इतने ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं होती थी तो आपका ए पिलर भी छोटे हैं और उस तरह से, तो आपकी विजिबिलिटी भी इस गाड़ी में बड़ी अच्छी है। आप ऐसा लगता है आप जैसे बिल्कुल शीशे के बबल में बैठे हैं, आपको सब कुछ बड़े आराम से दिख रहा होता है। उस तरह से गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है इसमें। इवन 96 हो गई, 95 हो गई, 99, इवन इंडस करोला उस 90s के एरा की जितनी भी गाड़ियां थी उनमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी और ब्लाइंड स्पॉट्स ना होने के बराबर होते। बिल्कुल ऐसे जब वो 2002 में जो करोला की शेप चेंज हुई थी और जो लंबी वो आई थी, और फिर और सिर्फ एक खास तौर से रिबॉन में जाके जो है वो पूरा डाइनिंग टेबल लगाया था डैशबोर्ड के नाम पे, और फिर उन्होंने क्वार्टर ग्लास भी दिया था विजिबिलिटी के लिए, तो वो बहुत विजिबिलिटी का उन गाड़ियों में फ़र्क आया था। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एसी की कूलिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी कूलिंग है, चलने में गाड़ी बड़ी लाइट फील दे रही है गाड़ी, और फ्यूल इकॉनमी भी अब बता रहे हैं काफ़ी अच्छी है। ब्रेकिंग इस गाड़ी की उतनी अच्छी नहीं होगी अगर आप आज की गाड़ियों से इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये ABS नहीं है इस गाड़ी के अंदर, तो ब्रेकिंग इस गाड़ी की थोड़ी सी ABS भी नहीं है, एंड सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, 4 व्हील डिस्क भी नहीं है इस वाले वेरिएंट में। वैसे इसमें एक वेरिएंट आता था इसमें 4 व्हील डिस्क आती थी, जो लोकल वाली में नहीं थी। लोकल वाली में नहीं थी, लोकल वाली में डिस्क और ड्रम ही थे। बहुत कुछ आता था, EFI इंजन, ABS एंड एयरबैग्स एंड क्रूज। इस वाली गाड़ी में ये चीज़ आपको नहीं मिलती थी। उसके अलावा अभी कोई बेचने का इस गाड़ी को इरादा आपका है? क्योंकि अभी आई एम श्योर व्यूअर्स जो है ना, ये बड़ा सवाल है कि यार साफ़ सुथरी डॉल्फिन है, बेचने का क्या सीन है, कितने की बेच रहे हैं? तो अगर कोई बेचने का है आपका इरादा तो हमारे व्यूअर्स के तवस्सुत से आप उस पर भी बात कर सकते हैं। फ़िलहाल तो नहीं है, सही है, फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ मे बी पॉसिबल, देखें यू नेवर नो कब आपका माइंड बन जाए, कब आपके वो हो जाए, बट फिलहाल ऐसे जिसका कोई मेरा अभी प्राइमरी कोई वो ऐसा कोई इनिशिएटिव ऐसा है नहीं कि मैं इसको अभी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको अभी नहीं दिख रहा। आई एम ट्राइंग टू कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 2-3 इयर्स। और भी अभी रखेंगे आगे इसको इंशाल्लाह। आई एम प्लानिंग टू
नहीं नहीं यार, पुरानी गाड़ी हो तो अच्छा आपके साथ ये होता है इस गाड़ी के ऊपर कि लोग रास्ते में रोक के पूछे गाड़ी बेचनी है? जी 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 क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, जब भी कोई इस तरह की गाड़ी चला रहा हूँ ना, या तो हॉर्न बजा के अगला थम्स अप देते, क्या गाड़ी बड़ी अच्छी रखी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, या वो रोक के पूछे भाई बेचनी है, कितनी की बेचनी है, पीछे पड़ जाते हैं। मेरे साथ दोनों होते हैं, दोनों चीज़ें थम्स अप भी होते हैं, और स्पेशली खास तौर पे और DHA वाली साइड पे ये इधर काफ़ी होता है। शार फैसल पे मुझे बहुत दफ़े हुआ है, मेरे फादर को जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं अक्सर उनको भी रोक के, क्योंकि ये वाली गाड़ियाँ 90% गाड़ियाँ जो है ना बर्बाद हो चुकी हैं, अब्यूज्ड हो चुकी हैं। हाँ। रेसिंग वर्ल्ड में आपकी गाड़ी माशाल्लाह आपने एक साफ सुथरे तरीके से रखी हुई है गाड़ी, तो वो एक अपना बता रही है माशाल्लाह। यस, इट्स अ बोन स्टॉक, और मैं इसको मतलब हार्डली एनी ऑल्ट्रेशंस डन, मतलब ऐसा कोई मैकेनिकल और ऐसी कोई ऑल्ट्रेशन तो इसमें हुई नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसके टायर साइज 13 से 14 कर दिए थे। बम्पर पे एक एडिशनल लिप लगा दी मैंने रबड़ की, नीचे आपकी दैट्स प्रीटी मच बहुत खूबसूरत लग रही है वो, एंड दैट इज आल्सो, उसकी भी एक पर्पस है, क्योंकि हाइट में लो है, इसका बम्पर अक्सर ब्रेकर्स पे लगता है, तो नीचे से पेंट उसका ख़राब ना हो, तो वो रबड़ की लिप, वो रबड़ होगी वो लगेगी, इस वजह से मैंने वो लगाई है ब्लैक लिप। तो मुझे बताएं आपकी मेंटेनेंस वगैरह का क्या है इस गाड़ी के ऊपर? ऑयल सर्विस वगैरह इसकी जो है मुझे कॉस्ट करती है राउंड अबाउट ऑलमोस्ट 5-6,000 फॉर एवरी 4,000 किलोमीटर्स। ठीक है। और इसमें ये है कि देखिए, मैं ऑयल चेंज तो 4,000, इवन दो वो रिकमेंडेड 5,000 के लिए होता है, बट आई चेंज इट एवरी 4,000 किलोमीटर्स या 4-5 मंथ्स, विच एवर कम्स फर्स्ट, क्योंकि लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि ऑयल जो है वो 5,000 आपके क्लियर आपके पूरे नहीं हुए हैं। मैं खुद 3,500 पे चेंज करता हूँ। वजह उसकी ये है कि मुझे लगता है कराची के अंदर हम रहते हैं, यहाँ पे 1,500 किलोमीटर तो वैसे ट्रैफिक में फंस के पूरा कर देते हैं। दिस इज माई रीज़न, दिस इज द रीज़न एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी है तो इंजन तो ऑन है। देखें, ऑयल का बेसिकली क्या है कि ऑयल जब तक डिब्बे में पड़ा है ना तब तक तो सही है, बट वंस वो इंजन में डल के एक दफ़े हीट अप हो गया, गर्म हो गया, तो उसका जो काउंट डाउन प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन ऐड होने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम इसको 6 महीने या साल भर अगर आपके पूरे नहीं होते 5,000 किलोमीटर, तो आज का फिल्टर्स वगैरह ओरिजिनल अभी भी मिल जाते हैं? जी जी, अभी भी इनफैक्ट इसका जेन्युइन OEM फिल्टर ही लगा हुआ है। तो इनफैक्ट हमारे जानने वाले हैं पार्ट्स वाले, जिनसे मैं इसका सारा सामान सोर्स करता रहता हूँ, तमाम जेन्युइन पार्ट्स में इसका। तो इस मेरे पास अभी फिल्टर्स वगैरह इसका मेरा काफ़ी सामान मेरे घर पे भी पड़ा हुआ है मैंने लेके रखा हुआ है इन बुरे वक्त के लिए, कि जब इसमें काम आए तो मैं इसका सारा सामान इसमें स्वाद आपके पास पड़ा हुआ? जी 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 जी, काफ़ी सारा सामान की लिस्ट है मेरे पास। सेट है माशाल्लाह। सो व्यूअर्स, आप लोग काफ़ी अरसे से चाह रहे थे कि एक डॉल्फिन सिविक का रिव्यू हो जाए, और आज आपकी लगी वो ख्वाहिश भी पूरी हमने कर दी। अल्लाह का शुक्र है, अब्दुर्रहमान का इसमें बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अप्रोच किया कि जी आप ढूंढ रहे हैं तो मेरे पास ये गाड़ी मौजूद है, और ये अब हम कैसे खड्डे में से अगर निकालते हैं बिल्कुल आराम से, तो यहाँ से तो आप अगर इसमें से गाड़ी निकलती है। इसमें चेक कर सकते हैं आप सस्पेंशन वगैरह के हवाले से इसकी कि क्या नहीं यार, आपने गाड़ी जितने प्यार से रखी हुई है ना, मैं इसको बड़े उतना ज़्यादा डर के और उतने ज़्यादा प्यार से चला रहा हूँ। महंगी गाड़ी हो ना, किसी की नई गाड़ी हो, उसमें इतना डर नहीं लगता, किसी की अच्छी संभली हुई गाड़ी हो ना, उसको चलाने में बंदा और ज़्यादा एहतियात करता है कि यार अगले की चीज़ मोहब्बत से रखी है और आपने ट्रस्ट किया मुझे गाड़ी देकर, सो आई शुड टेक केयर ऑफ इट एज आप चाहें तो थोड़ा सा उसको पुश करके भी देख सकते हैं। नहीं मैं पुश नहीं करूँगा गाड़ी आपकी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अच्छा उमर भाई, मैं आपको इस टाइम डिस्टर्ब कर रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ना वो एक आध चीज़ हम लोग डिस्कस करना भूल गए थे गाड़ी के बारे में। तो मैं चाह रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम 95 सिविक का रिव्यू हो रहा है, तो जितना डिटेल में हो सके वो हो जाए। तो खैर वो सवाल मेरे भी जहन से निकल गया बताना, और इत्तेफाक है वो आपने भी नहीं पूछा। तो इसके नॉन फॉल्ट के बारे में, इस गाड़ी के जो मेरी रिसर्च के मुताबिक नॉन फॉल्ट हैं वो 3 आए थे ग्लोबली। नंबर 1 पावर विंडोज़ का, पावर विंडोज़ के जल्दी ख़त्म होते थे कंपैरेटिवली और गाड़ियों के, मतलब इनकी फंक्शनैलिटी। नंबर 2 इसका होता था साइड मिरर के कंट्रोल्स, जो उसके बटन से अब इनकी वायरिंग में इशू आता था या बटन्स में कोई कार्बन जमा हो जाता था, वो ऐसे इशू था। तीसरा आता था डिस्ट्रीब्यूटर का फॉल्ट, जो स्पार्क प्लग को करंट देता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके जल्दी उड़ जाता था। तो मैंने अब तक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का इशू फेस किया है, पावर विंडोज़ और उसका साइड मिरर्स का आज तक नहीं हुआ। 15-16 साल में मेरी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर 3 बार ठीक। तो ये हमारा रिव्यू था इस होंडा सिविक डॉल्फिन का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।